आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके साथ कॉमर्स पेपर 2 जो है हमारा उसका सिलेबस डिस्कस करने वाली हूं। अगर आप सभी दिसंबर 2026 में यूजीसी नेट अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो सिलेबस डिस्कशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और क्या चीज़ें ओवर द टाइम बदलती हैं, किस तरीके से बदलती हैं, उनको भी हम समझते हुए चलने वाले हैं। तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड ये चैनल जो है आपको यूजीसी नेट की कंप्लीट तैयारी करवाता है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड जुड़ सकते हैं हमारे साथ, बन सकते हैं इस फैमिली का पार्ट जिसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस, कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारी डिफरेंट वीडियोस के माध्यम से बहुत सारी जो है आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। हर तरीके से आपकी पॉसिबल तरीके से विश्वास के साथ आपके बहुत साल से मेहनत करते हुए आ रहे हैं एंड पिछले 4 साल से आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है हमें, जिसकी वजह से हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं एंड कोशिश कर पा रहे हैं कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन, कुछ बढ़िया चीज़ें प्रोवाइड की जा सके उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब से पढ़ाई करना चाहते हैं या एक तरीके की पढ़ाई करना चाहते हैं जो उनको हेल्प कर सके अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने में, या उनके लिए जो है जो वो करना चाहते हैं उसके लिए एक गाइडेंस की तरह काम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से देखने सीखने को मिलती हैं। तो आप सभी सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यस, इस चैनल पे कुछ वैल्यूएबल आपके लिए कंटेंट है या गाइडेंस है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है हमारा उसको स्टार्ट करेंगे और मेन फोकस हमारा क्या रहने वाला है आज के सेशन में। मेन फोकस हमारा रहेगा कि हम सिलेबस को डिस्कस करें। ये जो मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ ये यूजीसी ने प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस दिया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए, और आपका जो पेपर 2 कॉमर्स है जिसका कोड 08 है उसके लिए आपको 10 यूनिट प्रोवाइड की गई हैं। ये 10 यूनिट आपको अच्छे से कवर करनी होती है अपने पूरे सिलेबस को कवर करने के लिए। बट ये जो 10 यूनिट है, क्या ये सिर्फ 10 टॉपिक या 10 सिलेबस में जो यूनिट्स हैं हमारी ये इतना ही है या इससे कुछ ज़्यादा है? तो बिल्कुल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब मैं बात कर रही हूँ 10 यूनिट की तो आपने अपने यूजी में और अपने पीजी में जितना भी पढ़ा है वो सब आपको यहाँ पे काम में लेके आना है। एंड इवन अगर हम कॉमर्स की बात करें तो 11th-12th का जो आपका सिलेबस होता है वो भी यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितनी भी आपने तैयारी की है 11th-12th की, यूजी की, पीजी की, वो सब आपको यहाँ पे यूज़ में आएगी और उसी से आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। किस तरीके से यहाँ पे यूनिट्स को डिवाइड किया गया है, क्या सिलेबस है, इस पे एक नज़र मार लेते हैं क्योंकि यही हमारा आज का मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो यूनिट नंबर 1 जो हमारे सिलेबस में दी गई है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स और एलिमेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जिसमें हमें बेसिक पढ़ना होता है कि व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, किस तरीके से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट डालती हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सिस्टम है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, हमारी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ हैं, हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें। और लीगल एनवायरनमेंट में हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन हमें देखने को पक्का मिलता है। फिर इसके बाद बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, तो इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, क्यों लोग इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन से क्या इंपैक्ट पड़ा, एलपीजी पॉलिसी जो है हमारी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, क्या क्या थ्योरीज है इंटरनेशनल ट्रेड की, गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन करती है इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में होते हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करने से आपकी खुद की कंट्री को कुछ नुकसान हो सकता है, तो सरकार वहाँ पे जो है इंटरवीन करती है। तो कैसे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं, किस तरीके से हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वर्क करती है, कैसे एफडीआई एफपीआई रेगुलेट होते हैं, कितने टाइप से एफडीआई की जा सकती है, क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट है होम कंट्री को भी, होस्ट कंट्री को भी, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। क्या ट्रेंड्स हैं, इसकी थ्योरीज क्या है, इंडिया में एफडीआई पॉलिसी कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। देन आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपॉर्टेंस है, कॉम्पोनेंट्स है बीओपी का, ये सब। फिर इसमें जो है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सारे कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं। ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट जो है वो भी हम पढ़ते हुए चलते हैं। देन इसके बाद रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं, लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस हैं, किस तरीके से ट्रेड क्रिएट किया जा रहा है, किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है उसका ट्रेड जब हम कर रहे हैं, जब रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हम करते हैं तो किस तरीके से वो लेवल्स रहते हैं और क्या इंपैक्ट उनका पड़ता है, किस तरीके से ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाए गए हैं। ईयू क्या है, एशियान सार्क, नाफ्टा जो कि अब यूएसएमसीए बन चुका है, हालांकि अपडेट नहीं हुआ है बट यस यूएसएमसीए नाफ्टा यहाँ से क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म है यहाँ से, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड है ना, यहाँ से आपका पूछा जाएगा। डब्ल्यूटीओ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, इसके फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, क्या क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं, कौन से राउंड्स हुए थे, किस तरीके से डब्ल्यूटीओ बना था, किसको रिप्लेस किया था डब्ल्यूटीओ ने, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और यहाँ से हमारा जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है वो भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये स्टडी करना होता है कि आज जो चीज़ें, जो सिनेरियो चल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी में पड़ रहा है, किस तरीके से ट्रेड अफेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं।
फिर इसके बाद बात करें अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की, तो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड पोस्टुलेट्स। पार्टनरशिप अकाउंटिंग है जिसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज और होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स आपसे पूछे जाते हैं, क्या मीनिंग है, किस तरीके से कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी चीजें होती हैं। देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वी हैव मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, डिसीजंस मेकिंग के लिए आप कॉस्टिंग करते हो कि कितना इन्वेंट्री रखना चाहिए, किस तरीके से सारी चीज़ें रहती हैं जब आप कोई सामान बना रहे हो, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग एंड जस्ट इन टाइम। ये बेसिक छोटी चीज़ें हैं, छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे फॉलो किए जा रहे हैं कि अच्छे तरीके से हम अपना सामान बना सके और बेच सके। फिर इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपके पेपर में बनते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ये नए टॉपिक्स है जो पूछे जाते हैं। एनवायरमेंटल अकाउंटिंग सिर्फ एक आधी बार पूछा गया है, बट यस ये भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका पेपर में आता है। फिर ऑडिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हमारे पास बेसिक्स आता है, टाइप्स ऑफ ऑडिट आते हैं, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस तरीके से ऑडिट किया जाता है, कैसे ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है, किस तरीके से वहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग होती है ऑडिटर की, कॉस्ट ऑडिट क्या है, किस तरीके से ऑडिटिंग में आप रिसेंट ट्रेंड आपको देखने को मिल रहे हैं जैसे मैनेजमेंट ऑडिट, एनर्जी ऑडिट, इन्वायरमेंट ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, सेफ्टी ऑडिट, ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ से रिलेटेड आपके जो है थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बन जाते हैं, जो थोड़े अलग हटके क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। बाकी ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है, कितनी रेम्यूनरेशन होगी, वो सारी चीज़ें जो है वो हम बेसिक्स में पढ़ते हुए चलते हैं। राइट, प्राइमरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑडिटिंग करना क्या है, इसका मतलब क्या है, उसके लिए कंपलसरी है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आपको बेसिक एडवांस हर चीज़ कवर करनी होती है। बहुत सारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो भी हमारा रहता है। तो न्यूमेरिकल्स में हमारी गेनिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है, किस तरीके से आप जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट को, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैसा जो हमारा ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसका ट्रीटमेंट रहता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर शेयर की बात करें, इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड रीइशू का क्वेश्चन न्यूमेरिकल काफ़ी बनता है। राइट, फिर इसके बाद जो है हमारे पास कभी कभी जो लिक्विडेशन की प्रोसेस पूछ ली जाती है, मर्जर, अमलगमेशन, एक्विजिशन, इसका डिफरेंस, मीनिंग एंड दो तरीके से अमलगमेशन होता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज, वहाँ से सवाल काफ़ी आते हैं। प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर बार बनता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा बनता है। देन इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट का, फंड फ्लो स्टेटमेंट का कभी कभी न्यूमेरिकल बनता है, रेशियो एनालिसिस के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये पोर्शन है हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन जो अकाउंटिंग में काफ़ी पूछा जाता है। राइट, ये हमारा सिलेबस है। देन इसके बाद यहाँ पे यूनिट नंबर 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो मीनिंग एंड स्कोप है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ऑब्जेक्टिव की बिजनेस फर्म्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस तरीके से लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या स्कोप है हमारे डिमांड का, ये उसको मेजर कैसे किया जाता है, कितने मेथड्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, कितने टाइप्स की इलास्टिसिटी पढ़ते हैं हम, है ना, रिलेशनशिप क्या है AR-MR के बीच में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। देन कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस एंड डिफरेंस कर्व एनालिसिस, जहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे यूटिलिटी मिलती है कंज्यूमर को जब वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से सामान खरीद रहा है, उसके लॉज क्या है अलग अलग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन में हम वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ते हैं, ये हमें बताता है लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन में किस तरीके से प्रोड्यूसर काम करता है, किस तरीके से वो सेटिस्फाई रहता है, इक्विलिब्रियम पे रीच करता है एंड क्या क्या कंडीशंस वहाँ पे रहती हैं। देन कॉस्ट में शॉर्ट रन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व हम पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल मॉडर्न नहीं लिखा है, मेनली ट्रेडिशनल पढ़ा जाता है, बट मॉडर्न जो थ्योरीज हैं वो भी आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं। किस तरीके से मॉडर्न थ्योरीज अलग है ट्रेडिशनल थ्योरी से, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन प्राइस डिटर्मिनेशन की अलग अलग फॉर्म्स हैं, हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, उसमें किस तरीके से यहाँ पे जो उनके फीचर्स हैं, कैसे काम होता है, किस तरीके से लॉन्ग रन शॉर्ट रन प्रॉफिट्स हम निकालते हैं, कैसे आपस में इनका रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें। देन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज जिसमें प्राइस स्कीमिंग, प्राइस पेनिट्रेशन, पीक लोड प्राइसिंग, ये 3 नाम लिखे गए हैं, बट बहुत सारे 20+ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हमारे पास रहती है जो हम मार्केटिंग में भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स में भी। एंड इसके बाद जो हमारे बिजनेस फर्म्स हैं इनकी थ्योरीज आपसे पूछी जाती हैं, जो प्रॉफिट्स हैं उनकी थ्योरीज पूछी जाती हैं कि प्रॉफिट अर्न करना है, हर एक बिजनेस का यही मोटिव है, तो किस तरीके से प्रॉफिट की थ्योरीज हैं जो ओवर द टाइम बनाई गई हैं कि अगर आप ये चीज़ को ध्यान में रखते हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो एनहांस होंगे। बिजनेस जो है वो किस आइडियोलॉजी पे चलते हैं, तो बिजनेस फर्म की वो थ्योरीज होती हैं। तो ये आपसे हिडन पॉइंट है जो पूछ लिया जाता है बहुत बार, और 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आपके बनते हैं।
देन यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो यहाँ से जो आपका पोर्शन है यहीं से बहुत सारा 80-90% पेपर यहीं से बनता है, बहुत बार, हर बार, इवन 100% भी, कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है। तो देखो स्कोप एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, इसमें लीज फाइनेंसिंग भी एक सोर्स होता है लॉन्ग टर्म, बट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म सभी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने पढ़ने हैं। स्कोप नेशनल इंटरनेशनल दोनों पढ़ने हैं। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें फाइनेंसिंग डिसीजन में स्कोप कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी पढ़ना है कि ओवर द टाइम कैसे पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, जिस वजह से हम जो है यहाँ पे देखते हैं कि हमारा पैसा कितने समय में पूरा होता है जब हम कहीं पे पैसा लगा रहे हैं। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना डेट कितना इक्विटी होना चाहिए, उसके लिए थ्योरीज हैं, उसके लिए पूरी की पूरी जो है ऑब्जर्वेशंस बताई गई हैं, किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम होती है। तो हम वही पॉइंट पे स्टिक हो जाते हैं जहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम है, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन लेते हैं जिससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज हो सके। देन कैपिटल बजटिंग डिसीजन आते हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो तो आप ये देखते हो कि लॉन्ग टर्म में मुझे पैसा निवेश करना है तो कितना पैसा किस तरीके से हमारा जो है वहाँ पे यूटिलाइज होता है और कब तक हमें रिटर्न मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। तो बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं हमारी कैपिटल बजटिंग की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है। देन हमारे पास डिविडेंड डिसीजन हैं, इसकी थ्योरीज पॉलिसीज कि क्यों डिविडेंड देना अच्छा है या नहीं है, कौन इसके फेवर में है, कोई इसके अगेंस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बनते हैं। देन इसके बाद हमारा जो है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस आ जाता है कि जब आपने पैसा निवेश किया अलग अलग सिक्योरिटीज़ में तो किस तरीके से आपको पैसा रिटर्न होगा, कितना आप रिस्क ले रहे हो उसके बेसिस पे हम रिटर्न देखते हैं। सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क वाला पोर्शन जो है यहाँ पे हमारा कवर होता है। देन एसेट सिक्योरिटाइजेशन, किस तरीके से हम जो है ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शन्स करते हैं जहाँ पे इलिक्विड एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम यहाँ पे रहता है जो बताता है कि किस तरीके से अगर हम दूसरे नेशन के साथ पैसा ले रहे हैं, फंड वगैरह ले रहे हैं तो हम कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से फॉरेक्स काम करता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंपॉर्टेंट है, उसके रिस्क इंपॉर्टेंट है पढ़ना, किस तरीके से आप फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, क्या ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें रिस्क और उनको रिस्क को हेज करने की टेक्निक्स हम पढ़ते हैं जिसमें लीडिंग, लैगिंग, नेटिंग, मैचिंग की हम बात करते हैं। ट्रांजैक्शन रिस्क है, ट्रांसलेशन रिस्क है, हमारा जो है इकोनॉमिक रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क आता है, उनको हम स्टडी करते हैं। देन इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स जो है उनके क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किस तरीके से यूरो करेंसी काम कर रही है, एडीआर जीडीआर काम कर रहे हैं, किस तरीके से बॉन्ड्स वगैरह जो इशू होते हैं उनको हम समझते हैं कि कितने टाइप के इशू बॉन्ड्स होते हैं, कैसे इशू होते हैं, किस कंट्री में कब कौन सा बॉन्ड इशू होता है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन हमारा जो है अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी जो थ्योरीज होती है इंटरनेशनल ट्रेड की कि हमारी इंटरनेशनल रेट इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी है, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट है, उनका क्या रिलेशन है, किस तरीके से एक से दूसरी कंट्री में हमें जो है ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाता अगर हम लोग जो है कन्वर्जन करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का क्या रोल रहता है स्टेबिलिटी लाने में। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज क्या है, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज के नाम से इसको पढ़ते हैं। मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, जब आप अपने होम कंट्री से दूसरी कंट्री में एसेट्स निवेश करते हैं तब वहाँ पे किस तरीके से आप डिसीजंस लेते हैं, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये हमारा कोर बेसिक जो है सिलेबस है। अब जब PYQs आप एनालाइज करते हो तो कुछ चीज़ें आपको नई देखने को मिलती हैं, राइट, तो वो चीज़ें जो है वो मिसलेनियस टॉपिक्स हो जाते हैं। बट येस, आपके प्रीवियस ईयर में चीज़ें नहीं पूछी गई हैं तो उनको आपने ध्यान में रखना है, बट मेन फोकस आपका इस सिलेबस पे होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं जो ओवर द टाइम आपसे पूछी जा रही हैं। देन यूनिट नंबर 5 की अगर बात करें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, तो यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें मीन, मोड, मीडियन एंड ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन की, मेजर ऑफ डिस्पर्जन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह, इनके रिलेशंस, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसमें हम लोग जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज की बात कर रहे हैं, वेरिएंस की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं, स्क्यूनेस एंड कोटोसिस हमारे पास आता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हम बात करते हैं। दो वेरिएबल के बीच में दिया गया है तो इसके डिफरेंट टाइप्स, किस तरीके से हम ग्राफिकली या फिर जो है मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, अपने कोरिलेशन फाइंड करते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। देन प्रोबेबिलिटी, इसकी अप्रोचेस क्या है ना। फिर हमारे पास जो है हम बात करते हैं हमारी थ्योरम्स की, एडिशनल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, बेस थ्योरम है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है। देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वी हैव बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मेनली, बट एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये भी चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाती हैं तो उनको भी आपने पढ़ना है। मेनली क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल आपको यहीं से देखने को मिलते हैं, राइट। फिर रिसर्च की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स, रिसर्च डिज़ाइन बेसिक आपने पढ़ना है। डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, सैम्पलिंग, किस तरीके से सैम्पल करते हो, किस तरीके से टेक्निक्स होती हैं सैम्पलिंग की, है ना, किस तरीके से एस्टिमेशन किया जा रहा है। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है, क्या उसकी प्रोसेस है। डिफरेंट टेस्ट हैं हमारे, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, कब कौन सा टेस्ट यूज़ करना है, सैम्पल जब आप ले रहे हो तो क्या कौन सी थ्योरम्स का आपने ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें। एंड देन लास्टली रिपोर्ट राइटिंग यहाँ पे आता है।
तो यहाँ से आपके जो है काफ़ी क्वेश्चन अभी बनने लगे हैं, तो इन पे आपने ध्यान रखना है रिसर्च वाले पोर्शन पे भी। एंड जो हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है, यहाँ से भी कभी कभी बहुत नए क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा कम ध्यान देना है जो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थे, बट जो बेसिक्स हैं उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। प्रॉपर्टीज़ हैं, अजम्पशंस हैं, फॉर्मूलाज हैं, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहते हैं। फिर इसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 6 जो कि है BMHRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस मैनेजमेंट के क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, अलग अलग इसके डिविजनल, फंक्शनल, मैट्रिक्स, प्रोजेक्ट, लाइन एंड स्टाफ, ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमने पढ़ने हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे चूज किया जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, वो आपने पढ़ना है सब। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, इनका क्या रिलेशन है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है, कब क्या चीज़ की जाती है, अकाउंटेबिलिटी किस में ट्रांसफर होती है, किस में नहीं होती है। देन मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्योरीज आपको पढ़नी है, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस एथिक्स का एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थ्योरीज, इसके पिलर्स, इसका मीनिंग, इसकी नीड, ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें बेसिक्स आपने ध्यान रखना है। देन रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सक्सेशन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कंपनसेशन मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से कंपनसेट किया जाता है, जॉब इवैल्यूएशन क्या है, इंसेंटिव, फ्रिंज बेनिफिट्स कैसे दिए जाते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में इसके जो है आपको बाइसेस भी पढ़ने हैं, मीनिंग पढ़ना है, प्रोसेस पढ़ना है, किस तरीके से किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्यों किया जाता है, ये सारी चीज़ें। कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसकी थ्योरीज जो है वो आपने पढ़नी है। वर्कर पार्टिसिपेशन, कितने लेवल तक वर्कर पार्टिसिपेशन होता है, 5 लेवल्स हैं, जो जिसमें 5th में हम बात करते हैं। 5th लेवल में तो जो वर्कर्स हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। क्यों ज़रूरी है वर्कर पार्टिसिपेशन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। देन पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, परसेप्शन, इमोशन, स्ट्रेस, ग्रुप डायनामिक्स, पावर पॉलिटिक्स, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है ये। देन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, राइट, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ये इसके चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स, कर्ट ल्यूइन का मॉडल है, आइसबर्ग वाला कॉन्सेप्ट हमारा होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ते हुए चलना है। देन आती है हमारी यूनिट नंबर 7 जिसमें हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो हमें कंप्लीट इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू पढ़ना है, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं वो आपने पढ़ने हैं, अलग अलग बैंक्स हैं जो हमारे, तो वो आपने पढ़ने हैं। RBI को बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसके फंक्शन, रोल, मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट कैसे होती है, किस तरीके से वर्क करता है RBI, क्या क्या काम ये कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। इसकी कमेटीज़ के बारे में, इसकी जो सब्सिडरीज है उनके बारे में पढ़ना है। बैंकिंग से रिलेटेड सारी कमेटीज़ आपको पढ़नी है। बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से रिफॉर्म्स आए, क्या क्या कौन सी कमेटी ने क्या रिफॉर्म दिए, ये आपने ध्यान में रखना है। देन बेसल नॉर्म्स, आपका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उनको कैसे मैनेज किया जाता है, क्या क्या डिसीजंस उसके लिए लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। रिस्क आप कैसे मैनेज करते हो, कितने टाइप के रिस्क हैं, कैसे मैनेज किए जाते हैं बैंकिंग सेक्टर में, वो सारी चीज़ें। देन फाइनेंशियल मार्केट में हमारा मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट आता है, एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, इनका मीनिंग, इनके काम, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। देन इसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो किस तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड किस तरीके से काम करते हैं, इनके रेगुलेटर्स कौन कौन है। जैसे कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, मॉनेटरी के लिए हमारे पास जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो देखती है हमारा RBI, बैंकिंग सेक्टर के लिए RBI है, इंश्योरेंस के लिए IFRDA है ना, और सॉरी IRDAI है, पेंशन के लिए IFRDA है, राइट। तो और AMFI भी है म्यूचुअल फंड्स के लिए, और वो वैसे सेबी उसको कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीज़ें, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ये सारी चीज़ें, इनके रेगुलेटर्स। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के का मतलब क्या है, क्या क्या इसके लिए काम किया गया है, कितनी स्कीम्स लाई गई हैं, कैसे रिफॉर्म्स लाए गए हैं। फिनटेक से रिलेटेड भी चीज़ें आजकल पूछी जा रही है। डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग हो रहा है, तो इसके लिए कौन सा एक्ट पास किया गया, है ना, क्या क्या इनके जो है एलिमेंट्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स इन्होंने प्रोवाइड किए, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखी हैं। देन लास्टली इंश्योरेंस का टॉपिक आता है जिसमें टाइप ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ये हम पढ़ते हैं। री इंश्योरेंस का है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, IRDAI किस तरीके से काम करता है, कैसे कैसे सर्विसेज हैं, ग्रीवेंसेस को कैसे रिड्रेस किया जाता है ग्रीवेंसेस को, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें स्टैटिक है, तो आपको ईयर्स याद रखने हैं, वो बहुत ज़रूरी है। कमेटीज़ के नाम याद रखने हैं, कैसे कौन सी चीज़ होती है, क्या प्रोसेस है किस चीज़ की, वो याद रखना है। स्टैटिक पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, कॉन्सेप्चुअल नहीं। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है, यहाँ से बहुत चुनिंदा टॉपिक्स आते हैं, बट स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स, अप्रोचेस, मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग मिक्स, जिसमें 4 P's की हम बात करते हैं, सर्विस के लिए हम 3 P's को और ऐड करते हैं। स्ट्रेटजिक मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशन, STP मॉडल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत सारे अलग अलग मैट्रिक्स हैं, BCG मैट्रिक्स हैं, G9 मैट्रिक्स है, एंसॉफ मैट्रिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इनसे रिलेटेड हर चीज़ आपको पढ़नी है।
किस तरीके से प्रमोशन किया जाता है, कैसे आपको सामान प्रोवाइड किया जाता है, कैसे प्राइसिंग डिसाइड होता है, किस तरीके से प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जाना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखी जानी चाहिए, वो सारी चीज़ें आती हैं। कैसे कंज्यूमर बिहेवियर हमें जो है हेल्प करता है अच्छे से मार्केटिंग करने में, तो उसको समझना है, इसकी थ्योरी समझनी है, इसकी बाइंग प्रोसेस समझना है, कैसे नीड रिकग्नाइज होती है और कैसे आप उसको सामान बेचते हो और वो सेटिस्फाई होता है कस्टमर, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखते हो। क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, सोशल है हमारा फैक्टर, कल्चरल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। देन आता है सर्विस मार्केटिंग, प्रोडक्ट के अलावा सर्विस में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके क्या क्या मॉडल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। देन गैप मॉडल की हम बात करते हैं, रेटर मॉडल की बात करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से समझा जाए कि कस्टमर को क्या चाहिए और वो चीज़ उसको प्रोवाइड की जाए ताकि जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है उसको हम पूरा कर सकें, है ना। फिर मार्केटिंग में जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं आजकल, गुरिल्ला मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, ये आता है। देन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो सप्लाई चेन को, वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। फिर इसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 9, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। यहाँ पे बिजनेस से एसोसिएटेड 10 लॉ हैं जो आपको पढ़ने होते हैं और वो 10 लॉज जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके सेक्शंस, इनके बेसिक प्रोविजंस, है ना, कौन सा लॉ कब आया था, कब इन्फोर्स हुआ था, क्या क्या उसकी एप्लीकेबिलिटी है, कहाँ कहाँ का स्कोप है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, किस लिए लाया गया है वो हर कोई पर्टिकुलर एक्ट, वो आपने सब पढ़ना है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बेसिक है। एलिमेंट्स हैं इसके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। फिर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जिसमें हम बात करते हैं कि कौन जो है बना सकता है कॉन्ट्रैक्ट, कौन नहीं बना सकता। फ्री कंसेंट सेक्शन 14 आता है हमारा यहाँ पे। फिर कैसे डिस्चार्ज होता है, कैसे परफॉर्मेंस होती है कॉन्ट्रैक्ट की, वो सारी चीज़ें। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो उसके लिए क्या क्या रेमेडीज होंगी, है ना। और फिर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमारा आता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट है क्या, एक्चुअल में प्रपोजल से चीज़ें शुरू होती हैं, ऑफर एंड प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस है, उसके बाद कंसिडरेशन ऐड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एग्रीमेंट बन रहा है ना, और लीगली एनफोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, इसका प्रोसेस पूरा पूछा जाता है। देन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, ये 5। फिर उसके बाद हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बात आती है, तो इसमें भी कंडीशन है, कैविटेम्पटर का है, डॉक्ट्रिन, अनपेड सेलर है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, किस तरीके से यहाँ पे आप ऑक्शन के थ्रू भी अपना सेल परचेज करते हो, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, है ना। सेलर कौन है, बायर कौन है, इसकी डेफिनेशन, गुड्स की डेफिनेशन क्या है, डिलीवरी किस तरीके से होती है गुड्स की, राइट, क्या क्या अनपेड सेलर के राइट्स ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। कंडीशंस एंड वारंटी का क्या मतलब है, अगर आपके पास ओनरशिप नहीं है तो आप कोई चीज़ को आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, है ना। लेट द बायर बिवेयर, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। फिर उसके बाद जो है हम बात करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो 3 तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे पढ़ते हैं, सेक्शन 4, 5, 6, जिसमें 4 में प्रोमिसरी नोट, 5 में हमारा आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 6 में आता है हमारा चेक, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, क्या उसके फीचर्स हैं, कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, है ना। और फिर हम जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसओनर हो जाता है तो उसके क्या प्रोविजंस रहेंगे, राइट, पेनल्टीज एंड ऑल, वो सारी चीज़ें रहती है। प्रोसिक्यूशन किया है तो वो रहता है, नोटिंग चार्जेस वगैरह, ये अगर आपका कोई चेक है बाउंस हो गया तो किसी ने उसके खिलाफ जो है नोटिंग करवा रहा है आपने, या आपको उसका खर्चा पे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें रहती है। प्रोसिक्यूशन है तो रेमेडीज़ क्या रहेंगी अगर डिसऑनर हो जाता है कोई बिल या फिर कोई चेक, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे रहती हैं एंड इनको हम पढ़ते हुए चलते हैं। देन इसके बाद जो है एंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा कंपनीज एक्ट का टॉपिक आता है, तो बहुत वास्ट है कंपनीज एक्ट, बट बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी है। नेचर, काइंड ऑफ कंपनीज, कंपनी कैसे बनती है ना, क्या क्या मीटिंग्स होती है, किस तरीके से वाइंड अप होती है कंपनी, और कंपनी में हमारे पास आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, क्या क्या चीज़ें किसको फॉलो करनी है, किसको नहीं फॉलो करनी है, टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं वो कैसे कैसे डिवाइड की गई हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसमें स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर, फॉर्मेशन एलएलपी का, ठीक है, और इसके साथ शेड्यूल्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। हर एक एक्ट के शेड्यूल, चैप्टर्स जो हैं कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं, सेक्शंस कितने हैं, ये याद रखिए। और कंपटीशन एक्ट 2002, इसके ऑब्जेक्टिव और मेन प्रोविजन, जो भी हमारे चेंजेस भी आए थे 2023-24 में, वो भी एप्लीकेबल होते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ऑब्जेक्टिव मेन प्रोविजन, इसकी पेनल्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीआई एक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव मेन प्रोविजन, कौन किससे इन्फॉर्मेशन ले सकता है, कौन किसको इन्फॉर्मेशन देगा, कौन नहीं दे सकता है, कब तक संभाल के रखनी चीज़ें, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कभी भी नहीं मिल सकती हैं, ये सारे प्रोविजंस आपको ध्यान में रखने हैं। किस तरीके से जो है अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, पूरी प्रोसेस होती है, वर्किंग होती है, ऑनलाइन किस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, जो कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, है ना, हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो भी इमर्जिंग इश्यूज चल रहे हैं वो सारी चीज़ें। IP नानी जैसे किस तरीके से सिखाया जाता है कि कैसे आप इन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हो जो आपकी ह्यूमन क्रिएशन है, ह्यूमन माइंड से डेवलप हुई हैं और जिनकी कमर्शियल वैल्यू है, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज, GST एक्ट हमारा रहता है, बहुत बड़ा है, बट कुछ मेन प्रोविजंस, बेनिफिट्स, है ना, टाइप्स,
इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म, वर्किंग ऑफ डुअल जीएसटी, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। हाँ, यहाँ से भी कहीं ना कहीं थोड़े नए क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट मेनली आपका जो है बेसिक्स ही कवर आपको करना है। बेसिक कवर करोगे तो धीरे धीरे आप जो है इन डेप्थ जाते जाओगे, तो आप चीज़ें कवर कर लोगे। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ ये जो लिखा गया है वही पूछा जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछा जाता। मैंने जैसे बताया, इसी से रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड यहाँ पे जो है आपसे पूछ लिया जाता है, जिससे इम्प्लीमेंटेशन में ही आ जाएगा कि किस तरीके से जो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको उन पे कार्रवाई होगी, ऑफेंस क्या होते हैं, पेनल्टीज क्या हैं, तो वो इसी में आ जाएंगी। तो जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसमें पेनल्टीज वाला टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। फिर इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, तो इसमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके, एग्रीकल्चर इनकम क्या है वो इंपॉर्टेंट है, कैसे कंप्यूट होते हैं, कौन सी एग्रीकल्चर इनकम है कौन सी नहीं है, ये भी आपने ध्यान रखना है। स्पेशल केसेस क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस, टैक्स इंसिडेंस जिसको स्कोप ऑफ इनकम बोलते हैं, एग्जम्प्टेड इनकम्स कौन सी है, किस तरीके से आपको जो है यहाँ पे डिडक्शंस मिलती हैं, कैसे आप जीटीआई कैलकुलेट करते हो, टोटल इनकम कैलकुलेट करते हो, टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हो, 5 हेड्स में किस तरीके से इनकम कंप्यूट होती है ना, क्लबिंग ऑफ इनकम, कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन में DTAA आ जाता है, ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है। हर बार 2 क्वेश्चन यहाँ से जो है आपके कंफर्म है, यूनिलेटरल, बायलेटरल, डबल टैक्सेशन में क्या क्या इनके इन्होंने सेटलमेंट की हुई है, एग्रीमेंट्स किए हुए हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग में आपकी ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, कौन से मेथड्स हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के जिससे आप प्राइस कैलकुलेट करते हो, ये सारी चीज़ें आती हैं। एसोसिएट एंटरप्राइज का मतलब क्या है। फिर हम आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में हमारा टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन आ जाता है। किस तरीके से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, राइट, कैसे आप अपने टैक्स को विद इन दी लॉ बचा सकते हो, कम कर सकते हो। डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, TDS यहाँ पे आता है, TCS आता है, एडवांस पेमेंट, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली पक्के हैं। ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे रहती हैं। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस जो आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो हमारी नहीं बनती हैं। देखो ये जो लिखा गया है ना, ये सब कुछ आता है। अब यहाँ से इससे रिलेटेड कोई नए टॉपिक्स भी जो हैं वो भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसे जैसे हम PYQs को एनालाइज करते हैं तो हमें चीज़ें समझ आती हैं। जैसे मैंने आपके लिए जो है अभी रिसेंटली एक सेशन लिया था परसों, जिसमें मैंने आपको बताया था 150 डेज का पूरा प्लान। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिक्स हैं, वो आपने कवर करना है। 70 से 80% पेपर वहीं से आता है ना। और बाकी जो 20-25% पेपर है वो दूसरा आएगा, वो मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे। तो जो टॉपिक आपके मेंशन है, इसी को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जो पूछा जाता है वो आपके यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक्स बनते हैं। तो हर बार आपको हर यूनिट से कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। बहुत एडवांस टॉपिक्स आपसे पूछने जाएंगे, बहुत एडवांस प्रोविजन आपसे पूछ ले जाएंगे। तो उन चीज़ों का ध्यान आपने रखना है। बाकी मैंने आपके साथ पूरा कंप्लीट सिलेबस जो दिया गया है NTA के द्वारा वो डिस्कस कर लिया है। एंड जो अपडेशंस होती है, जो करंट डेटा होता है, वो आपको ध्यान में रखना होता है। जो भी प्रोविजंस आते हैं, जैसे इनकम टैक्स है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, वो आपने ध्यान में रखना है। IB के लिए इंटरनेशनल लेवल पे अभी क्या चीज़ें चल रही हैं, कोई वॉर वगैरह की सिचुएशन है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। कोई नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है या हमारी FDI पॉलिसी आई है, उसको आपने ध्यान में रखना होता है। किस तरीके से बैंकिंग में चीज़ें बदल रही हैं, कुछ नया आ रहा है, वो आपने ध्यान में रखना है। वहाँ से पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा करंट का सिनेरियो आपको ध्यान में रखना होगा, और यही आपके लिए कुछ चीज़ें नहीं हो जाती हैं। जो टॉपिक है उनसे रिलेटेड आज के टाइम पे क्या चल रहा है वो भी आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके 1-2 आ जाते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान जो है वो आपने रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से यहाँ पे हमारा पूरा सिलेबस जो है वो रहता है। और अगर आप लोग करना चाहते हैं तैयारी, तो बिल्कुल आप सभी जो है बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। मैंने अपना UGC नेट JRF क्वालिफाई किया था पहली बार 2022 में, फिर 24 में भी किया, और अब भी इस बार भी पेपर दिया है। लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। मैंने इस बार मैनेजमेंट का भी पेपर दिया था, मैनेजमेंट का पेपर दिया था बेसिकली। तो आपको हर तरीके से गाइड करने की कोशिश रहती है। जो चीज़ें बदल रही हैं, जो पैटर्न चेंज हो रहा है, उसमें आपको मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, वो कैसे समझ सकते हैं हम कि कैसे आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सके, उस पर काम किया जाता है। और हमेशा कोशिश रहती है जितना सीखा है, जितना आता है, वो आपको अच्छे तरीके से सिखा सकूँ। तो इन डेप्थ नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं आप तक वो कंटेंट प्रोवाइड करने में हेल्प कर पा रही है जो एक्चुअल में एक एस्पिरेंट को चाहिए, नॉट जस्ट फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम बट उसके बाद भी, उसके बियॉन्ड भी। और 7 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का ऑनलाइन UGC नेट पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, और टीचिंग एक्सपीरियंस 7 से 8 साल का है। तो ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेट करके जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप तक प्रोवाइड करती हूँ। तो आप लोग जुड़ भी सकते हैं। यूट्यूब पे 17 से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और पेपर 1 एंड पेपर 2 के बैचेस भी शुरू हो चुके हैं। तो एटम बैच में आप एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये सभी फीचर्स के साथ आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और कल से ही हमने जो है शुरू किया है अपना एटम बैच। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट मैंने स्टार्ट की है। 7:30 बजे का टाइमिंग जो है वो मैंने रखा है सुबह का, और एक सेशन इंट्रोडक्शन सेशन हो चुका है। कल आपसे मिलूंगी मैं, और लॉ ऑफ डिमांड हम लोग जो है कवर करते हुए चलेंगे। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। आपके लिए क्लासेस जो हैं वो बिल्कुल चल रही हैं, राइट।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। 17 से यूट्यूब पे भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो 17 जुलाई से आप पढ़ सकते हैं। एपी के लिए, सेट के लिए, नेट एग्जाम्स के लिए, सबके लिए एमसीक्यूज बैच लेके आ रही हूँ यूट्यूब पे, और रेगुलर डिटेल में आपके लिए कोर्सेज जो हैं वो शुरू हो चुके हैं JRF अड्डा एप्लीकेशन पे। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल।